Hello everyone, welcome back to my channel. In this lecture, we will be going to cover the medieval history of India, that is the decline of the Mughal Empire. जो मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन है उसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं और उसके बाद डिक्लाइन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं इस लेक्चर में हम उन सब चीज़ों को फैक्टर्स को कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. डिक्लाइन पढ़ने से पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस, इसका लाइट आप डिक्लाइन में ज़रूर देखने वाले हैं. जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1526, 1556, 1761. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में. इसका क्या रिजल्ट है? बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था. इब्राहिम लोदी बिलोंग टू द लोदी डायनेस्टी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द दिल्ली सल्तनत. आपको बस ये याद रखना है किन के बीच में हुआ था एंड हु वॉन द बैटल एंड हु लॉस्ट द बैटल. तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर जीत गया था. एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, दैट इज बिटवीन अकबर द ग्रेट एंड हेमू. हु वॉज हेमू? ही वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें अकबर जीत गया था. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, that is the Marathas, the great and mighty Marathas and the Ahmad Shah Abdali. Okay, इसमें मराठास हार गए थे due to some factors and Ahmad Shah Abdali won the battle of पानीपत. and इससे ही शुरू होता है हमारा empire. The Great Mughal era began with Babar's accession to the throne in 1526. As I have told you, 1526 में बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था, तो दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था और मुग़ल एम्पायर का शुरुआत हो गया था. The Great Mughal era began with Babar's accession to the throne in 1526 AD, that is in the first battle of Panipat, and lasted until Aurangzeb's death. औरंगज़ेब कब डेथ हुआ था उसका? 1707. An epoch in Indian history came to end with the death of औरंगज़ेब. औरंगज़ेब के बाद भी बहुत सारे मुग़ल रूलर्स रहे हैं, बट बार बार ये क्यों कहते हैं कि औरंगज़ेब तक ही मुग़ल एम्पायर रहा है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. With the end of Aurangzeb's reign started the decline of the Mughal empire. Now जो हम ये पूरा लेक्चर है हमारा रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, इसमें औरंगज़ेब की पॉलिसी, औरंगज़ेब का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्राटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ड्यू टू द लैक ऑफ केपेबल लीडर्स द मुग़ल आर्मी वॉज ऑल्सो वीकेंड. Unlike Akbar, no more military innovations or new technology were introduced. So, the major factors that led to the decline of the Mughal Empire. So, let's begin. बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, हम इनको कवर करने वाले हैं. फर्स्ट है वीक सक्सेसर्स. वीक सक्सेसर्स कौन होते हैं? जैसे अभी एक रूलर है, उसके बाद एक और रूलर आएगा, उसके बाद एक और रूलर आएगा. तो एक क्रोनोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, पहले अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ऐसे आप ये पढ़ते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसर्स. आगे कौन आएगा? ना वीक सक्सेसर्स. वीक क्यों है वो? क्योंकि जो हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं वहाँ पे कोई सक्सेशन लॉ नहीं है. सक्सेशन लॉ मतलब कि अगर ये राजा का डेथ हुआ है तो इसका बेटा बैठेगा या इसका भाई बैठेगा गद्दी पे, हमको ये पता ही नहीं है, ये लॉ ही नहीं बना. तो क्या होता था, जैसे कोई राजा की डेथ हुई है, कोई रूलर डेथ हुआ है जिसका, एम्परर का, तो कुछ 2-3 सालों तक उसके भाई या फिर उसके बेटे ही एक दूसरे में लड़ते रहते थे और इसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था. मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न. जैसे औरंगज़ेब का डेथ हुआ था, उसके बाद 2 साल तक गद्दी पे कोई नहीं बैठा था क्योंकि लड़ाई हो रही थी कि कौन बैठेगा, क्योंकि देयर वॉज नो सक्सेशन ऑफ लॉ. As a result, every time a ruler died, a battle between the brothers for the throne broke out. क्योंकि कोई लॉ ही नहीं था, क्योंकि सबको गद्दी पे बैठना था. This caused the Mughal Empire to fall notably after औरंगज़ेब. इसका मतलब है कि एक प्रॉपर रूल्स एंड पॉलिसीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए. सेकेंड है, पहला हमने पढ़ लिया वीक सक्सेसर्स, कोई वीक सक्सेसर्स की वजह से डिक्लाइन हुआ. सेकेंड है औरंगज़ेब का रिलीजियस पॉलिसी. अब रिलीजियस पॉलिसी ही क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जो औरंगज़ेब था वो टॉलरेंट नहीं था अकबर की तरह. अकबर वॉज अ वेरी टॉलरेंट रूलर. आपने पढ़ा होगा अकबर के बारे में कि उसने इबादत खाना भी ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें वो हर एक रूलर को बुलाता था अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, रिलीजियस सोसाइटी से. कोई सिख आता था, कोई मराठा आता था, कोई हिंदू आता था, कोई मुस्लिम आता था, कोई पारसी आता था. वो सब अपने आइडियोलॉजी को वहाँ रखते थे और प्रेजेंट करते थे. एंड ही वॉज अ वेरी टॉलरेंट रूलर. बट औरंगज़ेब ऐसा नहीं था. he was very partial and he used to use the policy of favoritism also. मतलब उसके राजपूत के साथ, जाट के साथ, मराठास के साथ, सिख्स के साथ, हिंदूज़ के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज़. वो हमेशा मुस्लिम रूलर्स को, मुस्लिम पॉपुलेशन को सपोर्ट करता था और हिंदू, मराठा, राजपूत, सिख्स को ऑप्रेस करता था. ही इम्पोज टैक्स ऑन हिंदू पिलग्रिमेज, दैट इज़ जजिया.
अगर आप हिंदू हैं और आपको हिंदू पिलग्रिमेज पे जाना है तो आप पे टैक्स इम्पोज कर दिया गया था. सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन. एक्सटर्नल इन्वेजन्स. एक्सटर्नल इन्वेजन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा कंट्री है, कोई बाहर से इन्वेड कर रहा है हमारी कंट्री में, अटैक कर रहा है, इलीगल अटैक, उसको हम इन्वेजन्स कहते हैं. अब इससे क्यों रीज़न है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं रिड्यूस द मुगल्स रिमेनिंग पावर एंड फास्ट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि वो लूट के ले आते हैं, वो लूट के ले जाते हैं, उससे हमको मॉनेटरी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वेल्थ लॉस होता है. एक्सपेडिशंस ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली. So foreign invasions reduced the Mughal remaining power and fastened the decline of the Mughal Empire. Much wealth was lost due to the expeditions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. अब ऐसा क्यों हुआ, औरंगज़ेब उस टाइम पे कहाँ था जब ये इन्वेड कर रहे थे, वो तो अपनी गद्दी पे था. तो जैसे हमारा मैप आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, तो औरंगज़ेब उस जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है. जो नादिर शाह का अटैक है, अहमद शाह का अब्दाली का अटैक है, वो वेस्ट से आए हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से, उधर वाले एरिया से. तो जब औरंगज़ेब सेंट्रल से नीचे डेक्कन वाले रीजन में था, उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट डेक्कन वाले रीजन में था, जिसने उसने वेस्ट या नॉर्थ के एरिया पे ध्यान ही नहीं दिया, जिससे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स होते गए. सेकेंड इज़ द जागीरदारी क्राइसिस. नाउ यू हैव रेड अबाउट जागीरदारी एंड मनसबदारी. मनसब क्या होता है, रैंक अलॉट की जाती है सोल्जर्स को विद द हॉर्समैन एंड द इनकम. जो जागीरदार थे वो रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ईच जागीर से. जैसे ये लैंड है, छोटा छोटा जागीर है, एक जागीरदार इन जागीर से कलेक्ट करेगा, एक जागीरदार इन जागीर से कलेक्ट करेगा. वी हैव, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स होती हैं. तो लैंड तो लिमिटेड है ना, तो जागीरदारी क्राइसिस का क्या मतलब है, बहुत सारे जागीरदार बढ़ गए थे पर लैंड तो लिमिटेड था ना, तो उससे क्या हुआ था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी. The number of Jagirdars appointed had increased to such a high number in the final years of Aurangzeb reign that there was a severe shortage of पैकाबी लैंड. ओके, लिमिटेड लैंड है और बहुत सारे लोग टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, तो अब कैसे होगा, उसी 10 रुपये को आपको 10 लोगों के बीच में बांटना पड़ रहा है, तो सबके हिस्से में 1-1 रुपये आएंगे. तो दिस लेड टू द जागीरदारी क्राइसिस. इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स. नाउ वाई इकोनॉमिक एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स. एक एम्पायर को चलाने के लिए हाई स्ट्रेंथनिंग आपके पास इकोनॉमी होनी चाहिए, रेवेन्यू हाई होना चाहिए आपके पास. द इनकम रिड्यूस्ड. जो इनकम थी रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल साम्राज्य था, उनके पास ही पैसे कम हो गए थे. तो जब आपके पास पैसे कम है तो आप इनकम कैसे प्रोवाइड करोगे अपने वर्कर्स को. और एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही जा रहा था, खर्चे कम नहीं थे, क्योंकि मुगल जो राजा रजवाड़े थे, उनको क्या आदत थी, सोने की चैन पहनना, वो पर्ल्स पहनना, अपना पीकॉक थ्रोन बनवाना, डायमंड्स रखना. तो उसके लिए एक्सपेंडिचर तो लगेगा ना, बट हमारे पास इनकम नहीं थी, क्योंकि डेक्कन, औरंगजेब का सारा ध्यान कहाँ था, डेक्कन एरिया में फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, वो लूट के ले जा रहे थे. ऑल दिस लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द मुगल एम्पायर. नेक्स्ट, द वास्ट एम्पायर. द मुगल एम्पायर बहुत वास्ट एम्पायर था. आप अगर मैप में देखेंगे तो वो बहुत, मतलब नॉर्थ में फैला हुआ था, साउथ में फैला हुआ था, वेस्ट से फैला हुआ था, और ईस्ट में भी बहुत एरियाज़ में फैला हुआ था. तो इस वास्ट एम्पायर को एक बंदा गवर्न नहीं कर सकता है, सेंट्रल अथॉरिटी. जैसे कि जब औरंगजेब डेक्कन में वर्क था, डेक्कन में वॉर में लगा हुआ था, तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने वेस्ट से इन्वेजन किया. फॉर एग्जांपल जो फर्रुखसियर था, उसमें लैक ऑफ लीडरशिप एंड विजन था, करप्ट था वो, और फेवरेटिज्म का, मतलब फेवरेटिज्म बहुत होता था. तो ऐसे में आप कैसे एक एम्पायर को चला सकते हैं, उसके लिए तो आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे. सो वास्ट एम्पायर को, एंड द रूलर्स वर वीक एंड इनएफिशिएंट आफ्टर औरंगजेब. So the conclusion is that the fall of the Mughals was primarily caused by a combination of weak and ineffective rulers. Weak and ineffective rulers after Aurangzeb. औरंगज़ेब की भी बहुत अजीब पॉलिसीज़ थी, जैसे कि पिलग्रिमेज टैक्स लगा देना हिंदूज़ पे, और डेक्कन में ध्यान देना और नॉर्थ पे ध्यान नहीं देना, और फॉरेन इन्वेजन से अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह की वजह से. एंड आफ्टर दैट द रिलीजियस एंड कल्चरल टेंशंस, एक्सटर्नल इन्वेजन्स, चैलेंजेस फ्रॉम द रीजनल पावर्स. सो ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो वो रूलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इस वजह से भी ज़मींदारी क्राइसिस हो गया था. जागीरदारी क्राइसिस आप समझते हैं, जिसमें जागीर बहुत सारा बढ़ गए थे, पर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो एरिया तो उतना ही रहेगा ना. उसके बाद राइज ऑफ रीजनल पावर्स का राइज होने लगा था, जैसे जाट, सिख्स एंड मराठा, सक्सेशन पावर्स, न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम्स. उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जैसे कि इनकम कम हो गई थी, एक्सपेंडिचर बढ़ गया था. सक्सेस डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ रूलर. इसका मतलब क्या है कि जो रूलर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक वास्ट एम्पायर है, तो एक रूलर होगा, जैसे औरंगजेब है या अकबर है, तो उसकी एक पॉलिसी से पूरे एम्पायर पे फ़र्क पड़ने वाला है. तो सक्सेस ऑफ द एम्पायर या फिर डिफीट ऑफ द एम्पायर डिपेंड ऑन कैरेक्टर ऑफ द रूलर.
जैसे कि हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो सिराजुद्दौला हार गया था क्योंकि उसका जो कमांडेंट था, मिलिट्री कमांडेंट मीर जाफर था, उसने उसको डिच कर दिया था। एब्सेंस ऑफ अ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, तो बहुत सालों तक इसी बात पे लड़ाई होती रहती थी कि थ्रोन पे बैठेगा कौन, क्योंकि सबको गद्दी चाहिए होती है। लैक ऑफ आर्मी, एक प्रॉपर लैक ऑफ आर्मी था। जैसे जो ब्रिटिशर्स आए थे वो वेल ट्रेंड थे, अगर हम नेवल आर्मी की बात करें या फिर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, बट ब्रिटिशर्स के बाद जो मुगल्स थे, मुगल्स में कोई एक अच्छा सिस्टम मिलिटेंट आर्मी नहीं था, जिस वजह से वो हमेशा वॉर्स में हार जाते थे। एम्पायर वॉज टू वास्ट टू बी गवर्न बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड देयर वर वीक एंड इनकम्पिटेंट रूलर्स सच एज नादिर शाह। वो अपने ही फेवरेटिज्म में लगे रहते थे, किसने मेरा पेंसिल चुराया, किसने मेरा कटर चुराया, उनको कोई मतलब नहीं था रेवेन्यू से, सिविल जस्टिस से। एंड औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज जैसे कि पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया एंड डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ऑल दीज थिंग्स लेड टू द mighty decline of the mighty Mughal Empire. So that was it for the Mughal Empire decline. In the next lesson, we are going to study more. And I hope you liked my lecture. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.